जी दोस्तों, नमस्कार और गुड इवनिंग, अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आपने देखा जो मैं आपको बताना चाह रहा था और मैंने आपको पहले भी खबर की थी कि आज हम बात करने जा रहे हैं यूएन में जो जैश-ए-मोहम्मद को लेकर एक नई रिपोर्ट आई है वहाँ की सैंक्शन कमेटी की। तो हम उसकी बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर ये अच्छा खासा लांछन लगाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा और इसका बेनिफिट जो है वो भारत को निश्चित रूप से मिलेगा। आइए हम इस पे ज़रा डिटेल में बात करते हैं। आज की जो कहानी है वो सिर्फ दिल्ली पर जो रेड फोर्ट के बाहर आपको याद हो लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, अमोनिया का जो चक्कर चला था फरीदाबाद से लेकर और कश्मीर तक जो अमोनिया का किस्सा चल रहा था, ये उस ब्लास्ट की बात हो रही है। तो ये करीब मेरे ख्याल से क्या अक्टूबर की बात है शायद। दिल्ली का जो रेड फोर्ट है वहाँ के बाहर ये एक रेड लाइट पर ब्लास्ट हुआ था। तो आज बात है यूनाइटेड नेशन की उस रिपोर्ट की जिसने पाकिस्तान के इस दावे पर सवाल लगा दिया है कि जैश-ए-मोहम्मद यानी जो जेईएम थी वो अब डिफंक्ट हो चुकी है। ये बात पाकिस्तान आज से नहीं कई साल से लगातार कह रहा है कि भाई आतंकवाद के जो तमाम नेटवर्क थे वो सारे हमारे यहाँ खत्म हो गए हैं। ना हाफिज सईद कुछ कर रहा है, ना जैश-ए-मोहम्मद वाले कुछ कर रहे हैं। तो मसूद अनवर जो क्या है मसूद जो भी था ये मसूद पागल। अच्छा, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सैंक्शंस की मॉनिटरिंग टीम है, उसने अपनी नई रिपोर्ट में बड़ा साफ, बिल्कुल क्लियर लिखा है कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद ने अटैक्स की एक पूरी की पूरी श्रृंखला की जिम्मेदारी क्लेम की है। और ये भी रिकॉर्ड किया है यूएन की इस टीम ने कि नई दिल्ली का जो रेड फोर्ट के बाहर 2025 का जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें जैश-ए-मोहम्मद का साफ लिंक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई सरकार नहीं कह रही है, हमारी सरकार नहीं कह रही है, हमारी सरकार तो बहुत पहले ही कह चुकी। मगर अब उस पर मोहर लग रही है सीधे यूनाइटेड नेशन की, जिसके लिए आप ये मानकर चलिए दुनिया की कोई सरकार इस रिपोर्ट को मना नहीं कर सकती, खारिज नहीं कर सकती और खारिज करे तो अपने खर्चे पर। यानी सवाल बड़ा सीधा-सा है। यूनाइटेड नेशन की किताब में जैश-ए-मोहम्मद अभी भी एक्टिव है और डेडली आउटफिट के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया से क्या कह रहा है? पाकिस्तान दुनिया से कह रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो कई साल पहले से इनएक्टिव है, बल्कि खत्म हो गई है। तो सच क्या है? सच इसी पर हम बात करते हैं कि इसका सच क्या है स्टेप बाय स्टेप। देखिए, पहले जल्दी से फैक्ट शीट को साफ कर लेते हैं। वो ये कि रेड फोर्ट के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था, वो उसकी कहानी क्या थी? 10 नवंबर 2025 की शाम लगभग साढ़े 6 बल्कि 6:50 से 7 बजे के बीच का टाइम था, जब दिल्ली के लाल किले के बाहर मेट्रो स्टेशन जो है, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 वहाँ पर एक हुंडई i20 गाड़ी खड़ी थी, जिसमें एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है। याद रहे कि ये गाड़ी पार्क्ड नहीं थी, ये गाड़ी बाकायदा रेड लाइट पर खड़ी हुई थी। शुरुआती घंटे में तो रेड लाइट बल्कि यूँ कहें ट्रैफिक में खड़ी हुई थी। शुरुआती घंटे में जो कैज़ुअलिटी फिगर थी, वो करीब 8 से 12 लोग मारे जाने की बात थी और फिर उसमें करीब 20 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की बात आई। नंबर इसमें आगे-पीछे होता रहा कुछ देर, लेकिन बाद में एनआईए की जाँच हुई और ऑफ़िशियल जो अपडेट्स आए, उसमें 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई और 20 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई। नाउ एनआईए ने जब केस अपने हाथ में ले लिया और बहुत जल्दी ले लिया, तो एनएसजी और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ब्लास्ट साइट से फॉरेंसिक एविडेंस जमा किया गया। अमोनियम नाइट्रेट, मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव्स का मिक्स और जो कार का चेसिस नंबर था, हरियाणा रजिस्टर्ड व्हीकल थी। सीसीटीवी में एक सस्पेक्टेड ड्राइवर की जो आखिरी झलक थी वो भी मिल गई और बाद में डीएनए से एक सुसाइड बॉम्बर की पहचान भी हो गई। उस वक्त इंडिया के भीतर प्राइमरी नैरेटिव ये था कि ये पाकिस्तानी बेस्ड मॉड्यूल का काम है, लेकिन इसके इंटरनेशनल लेवल पर कोई आधिकारिक या यूएन से एक्नॉलेजमेंट इसका नहीं था। ये गैप अब इस नई यूएन की रिपोर्ट से भरता हुआ नजर आ रहा है। क्या लिखा है यूएन की रिपोर्ट में? ये रिपोर्ट है दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 सैंक्शंस कमेटी जो है, उसके लिए काम करने वाली जो एनालिटिकल सपोर्ट सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम है, उसकी 37वीं रिपोर्ट है ये। उसमें आईएसआईएल, अल-कायदा और इनसे जुड़ी हुई जो तमाम एंटिटीज़ हैं, उन पर सालाना एक स्टेटस अपडेट देती है ये। ये अपडेट आया है और उसी का ये हिस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एशिया का जो रीजनल डेवलपमेंट वाला सेक्शन है, उसमें ये मॉनिटरिंग टीम लिखती है कि एक मेंबर स्टेट ने उन्हें ऑफिशियली बताया है कि जैश ए मोहम्मद यानी और जो जैश ए मोहम्मद ने अटैक्स की एक पूरी की पूरी सीरीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। रिपोर्ट में ये भी नोट किया गया
कि जो पाकिस्तानी बेस्ड ग्रुप है वो नवंबर 2025 में नई दिल्ली के रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ, रेड फोर्ट के बाहर, उससे उसका लिंक बताया गया। उसमें 15 लोगों की जान गई। यानी पहली बार किसी यूनाइटेड नेशन के दस्तावेज में दो बातें एक साथ आ रही हैं। क्या? जैश ए मोहम्मद खुद अटैक की जिम्मेदारी क्लेम कर रहा है और रेड फोर्ट ब्लास्ट के साथ में उसका नाम जोड़कर लिखा जा रहा है, रिपोर्ट में लिखा जा रहा है यूएन की। यहीं से पाकिस्तान का नैरेटिव हिलता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि इस्लामाबाद सालों से 1267 कमेटी और बाकी फोरम में ये लाइन लगातार पुश करता रहा है कि जैसे मोहम्मद तो डिफंक्ट है, वो तो है ही नहीं, वो तो हमारे यहाँ काम ही नहीं करती, हमने उसको खत्म कर दिया है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दिया गया है, ये तक वो क्लेम करता रहा है। लेकिन उसकी कोई ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बची नहीं है। ये भी पाकिस्तान का ही कहना है कि जैसे मोहम्मद अब किसी लायक बचा ही नहीं है, हमने उसको इतना हद तक तोड़ दिया है। यूनाइटेड नेशन और एफएटीएफ दोनों फोरम में पाकिस्तानी क्लेम करता रहा है कि उसने लश्कर तैयबा, हाफिज सईद वाली, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ऐसे जो तमाम ग्रुप थे उनके खिलाफ एक्शन लिया है, उनकी चैरिटीज को बंद किया है, बैंक अकाउंट फ्रीज किए हैं और लीडर्स को अलग अलग केसेस में जेल में डाला है और उनकी संस्थाओं को इनएक्टिव स्टेटस में डाल दिया गया है। तो कई बार क्या हो रहा है कि इस्लामाबाद ने 1267 जो कमेटी थी उसको रिपोर्ट्स भेजकर ये कहा है कि जैश ए मोहम्मद अब इफेक्टिवली डिफंक्ट है। न तो उनके नए रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, न कोई ओपन ट्रेनिंग हो रही है, न कोई उनकी फंड रेजिंग हो रही है। हालांकि दोस्तों सच्चाई ये है कि आप जुम्मे के रोज यानी आज के दिन पाकिस्तान की किसी भी मस्जिद में चले जाइए, आपको बाहर डब्बे रखे मिल जाएंगे कश्मीर के जिहाद के नाम पर चंदा मांगते हुए। और इतना ही नहीं कि लोग चंदा मांग रहे हैं, वहां बाकायदा चंदा दिया जा रहा है इसके लिए। तो पाकिस्तान इससे अपने आप को ओपनली डिसोसिएट नहीं कर सकता है। लेकिन आज की जो यूएन मॉनिटरिंग टीम है उसकी रिपोर्ट दो बातें एक साथ रखती है। एक कि एक तरफ एक मेंबर स्टेट का इनपुट आता है कि जैसे मोहम्मद जो है वो अटैक्स की जिम्मेदारी ले रहा है और रेड फोर्ट का जो ब्लास्ट हुआ था उससे उसका संबंध है। तो दूसरी तरफ किसी और मेंबर स्टेट का इनपुट यह आ रहा है कि जैसे मोहम्मद डिफंक्ट है, वो है पाकिस्तान। और रिपोर्ट खुद ये नोट करती है कि ये दोनों नैरेटिव कंट्राडिक्टरी हैं। जब हम ये कह रहे हैं कि एक ने किया है और दूसरा कह रहा है ये तो है ही नहीं, तो जाहिर है कि कंट्राडिक्टरी हैं। मगर इनके जो प्रूफ हैं वो सबके सामने है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने उसके प्रूफ को अब देख लिया है। कई जो इंडियन और इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं उन्होंने इस हिस्से को फ्रेम किया कि डिफंक्ट या डेडली, यानी कि जैश ए मोहम्मद वाकई में खत्म हो चुका है या फिर पाकिस्तान सिर्फ कागजों में उसको बंद दिखा रहा है, और जबकि फील्ड में उसका नेटवर्क बाकायदा पहले की तरह से एक्टिव है, बल्कि शायद पहले से ज्यादा एक्टिव है। यही सवाल इस रिपोर्ट के बाद में और तीखा हो गया है। यूनाइटेड नेशन की इस रिपोर्ट का एक हिस्सा और है और वो पाकिस्तान के दावे को कमजोर करता है। क्या करता है वो? मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद की नई एक्टिविटी भी चल रही है। मॉनिटरिंग टीम कह रही है कि 8 अक्टूबर 2025 को जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, उसने एक नया विमेन विंग अनाउंस किया जिसका नाम है जमातुल मिन्नत। यानी इसका मकसद बताया गया है इस्लामी एजुकेशन, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग और सपोर्ट रोल्स के लिए महिलाओं की तैयारी। यानी कि आतंकवाद में अब महिलाओं को भी भूमिका दी जा रही है जैसे मोहम्मद की तरफ से, और इसकी बाकायदा रिक्रूटमेंट की जो जानकारी है वो खुद जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस विमेन विंग के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं लगभग 500 पाकिस्तानी रुपए फीस के साथ में चलाए जा रहे हैं। यानी कि लोगों को 500 रुपए एक कोर्स के पैसे लिए जा रहे हैं और उसको आप चंदा समझ लीजिए, और उनको ट्रेनिंग दी जा रही है इन औरतों को। इसमें जो रिलीजियस लेक्चर्स हैं, जिहाद सेंट्रिक नैरेटिव है और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है उसकी बातें की जा रही हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन वाकई में डिफंक्ट है तो मित्रों जरा सोचिए उसका चीफ नई विमेन विंग की को लॉन्च कैसे कर रहा है। अगर एक संस्था बंद हो गई है तो उसका नया विंग कोई कैसे शुरू करता है, या अगर कोई नया विंग शुरू कर रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, डोनेशन आ रही है, तो ये कौन से लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हो रहा है भाई? यानी जैसे मोहम्मद को डिफंक्ट दिखाने वाला जो पाकिस्तानी डोजियर है दोस्तों, और जैसे मोहम्मद के भीतर हो रही जो तमाम रियल टाइम एक्सपेंशन है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट ने खुद हाईलाइट कर दिया है। उसमें भारत की भूमिका नहीं है, उसने खुद देख लिया है। अब देखिए कि इंडिया के अंदर इस केस की जो जांच है वो कौन सी तस्वीर दिखाती है। देखिए
जो रेड फोर्ट ब्लास्ट की जांच है वो एनआईए ने संभाली थी। शुरुआत में सीसीटीवी और फॉरेंसिक से ये बात सामने आई कि ब्लास्ट जो है वो एक फिदाइन यानी कि सुसाइड अटैक था। कार को जानबूझकर भीड़ के पास पार्क करके रिमोटली नहीं उड़ाया गया, बल्कि ड्राइवर सेम टाइम पर अंदर मौजूद था, यानी कि आतंक ये जो आत्मघाती हमला था एक तरह का। एनआईए की जांच में दोस्तों डीएनए और डिजिटल जो फॉरेंसिक्स थे, उसके मुताबिक सस्पेक्टेड बॉम्बर की पहचान उमर मोहम्मद उर्फ उमर उनाबी के तौर पे हुई और जम्मू कश्मीर से आया था, ये भी पता लग गया। और पहले से पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर्स थे उनके संपर्क में था। बाद में एनआईए ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें 3 डॉक्टर थे, कुछ हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर शामिल थे इसमें, जिन्हें व्हाइट कॉलर जैश मोहम्मद मॉड्यूल कहा जाता है, जो कि लॉजिस्टिक्स और सेफ हाउसेस, मेडिकल कवर और फंडिंग राउट्स मैनेज कर रहे थे। यानी कि जो क्लासिक मदरसा से आया हुआ फुट सोल्जर हुआ करता था पुराने जमाने का, गरीब, जिसको जिसको लेकर हमारे यहाँ के कुछ महान एंकर, यू नो आप समझ रहे हैं ना, क्रांतिकारी एंकर, वो सारे ये कहा करते थे कि साहब सारा का सारा आतंकवाद तो गरीबी से आता है, ये बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनको वो आतंकवादियों के हाथ चढ़ जाते हैं, उनकी वजह से आतंकवाद फैलता है और ऐसा आतंकवाद तो दुनिया में कहीं भी हो सकता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आजकल तो वो ऐसे जो एंकर हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन उनको शर्म आती हुई कहीं अपनी उस नैरेटिव के ऊपर जो उन्होंने इस देश को सौंपा था कभी, और बड़े बनते थे अपने आप को क्रांतिकारी एंकर। खैर, तो ये सारे का सारा जो पुराने जमाने का जो नैरेटिव था कि जो क्लिनिकल यानी कि वो क्लासिकल मदरसे से आया हुआ कोई जो फुट सोल्जर है, वो पुराना स्टीरियोटाइप अब टूट रहा है। जैसे मोहम्मद का जो नेटवर्क है वो इस समय एजुकेटेड अर्बन सर्कल्स में प्रोफेशनल्स को लेकर क्रॉस बॉर्डर हैंडलर्स के बीच में फैला हुआ नजर आ रहा है। और ये पैटर्न जो है वो खुद यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है वो उसके बड़े नैरेटिव से चीज मैच करती है। और फिर जो लिस्टेड ग्रुप्स है उन पर लगातार नए फ्रंट, नए ऑर्गेनाइजेशंस और नए सोशियो इकोनॉमिकल प्रोफाइल जो है वो रिक्रूट किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स उसमें आ रहे हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स उसमें जोड़े जा रहे हैं, औरतें उसमें जोड़ी जा रही हैं। ये सब अब इस यूएन की रिपोर्ट में दर्ज है, कोई भारत अकेला नहीं कह रहा है। अब जरा चलिए आगे चलते हैं इस पर। भारत की जो ऑफिशियल प्रतिक्रिया सारे मामले में रही वो क्या रही? मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने वीकली ब्रीफिंग में बड़ा साफ ये कहा कि भारत ने यूनाइटेड नेशन मॉनिटरिंग कमेटी की इस रिपोर्ट को नोटिस किया है और इट हैज टेकन ऑन बोर्ड इंडियाज इनपुट ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड द रोल ऑफ जैश ए मोहम्मद इन द रेड फोर्ट ब्लास्ट। ये कहा भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। एमईए ने 2 बातें अंडरलाइन की। क्या? एक, कि ये जो यूनाइटेड नेशन का डॉक्यूमेंट है भारत के लंबे टाइम से उठाए जा रहे जो कंसर्न्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है, एक बात। दूसरी, और ये भी कि पाकिस्तान बेस्ड जो यूएन डेजिग्नेटेड ग्रुप्स हैं वो अभी भी भारतीय टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, इंडिया को वो टारगेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो रिपोर्ट है यूएन की, ये ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को मजबूत करती है, क्योंकि अब रेड फोर्ट ब्लास्ट सिर्फ दिल्ली का एलिगेशन नहीं रह गया है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के रिकॉर्ड में एक पाकिस्तानी बेस्ड लिस्टेड एंटिटी के साथ में लिंक किया गया है। भारत के लिए ये डिप्लोमेटिक लीवरेज है, चाहे वो ब्लास्ट चाहे जो बायलैटरल टॉक्स की बात की जाए पाकिस्तान के साथ में, एफएटीएफ जैसे मामले हों या फाइनेंशियल वॉचडॉग्स में, कहीं भी बड़े फोरम पर G20 में, ब्रिक्स में, एससीओ में, जहां दिल्ली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करता है वहां इस मुद्दे को अब उठाया जा सकता है, इस रिपोर्ट को साइट किया जा सकता है। सवाल यह है कि इस यूएन की रिपोर्ट के बाद में प्रैक्टिकल तौर पे क्या बदल सकता है, खास तौर पर एफएटीएफ के लेवल पे। नाउ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालते समय यह कहा था कि इस्लामाबाद ने टेक्निकल एक्शन जो प्लान है वो पूरे कर लिए हैं, लेकिन ये रिमूवल परमानेंट ग्रीन चैनल नहीं है और बैकस्लाइडिंग या फ्रेश टेरर फाइनेंसिंग के अगर केसेस सामने आते हैं तो ये दोबारा स्क्रूटनी इसकी हो सकती है। ये बात एफएटीएफ ने कही थी। अब अगर एक तरफ हम यूएन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है उसको देखें कि जैश ए मोहम्मद ने अटैक की जिम्मेदारी क्लेम की, ठीक, और फिर रेड फोर्ट ब्लास्ट जो है उससे उसका लिंक है, ये भी यूएन रिपोर्ट में आ गया। ये भी यूएन की रिपोर्ट में आया कि जैश ए मोहम्मद ने नया विमेन विंग चलाया और शुरू किया है और चला रहा है आज भी। तो दूसरी तरफ दोस्तों एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स का जिक्र कर रही है और मॉड्यूल्स की तरफ इशारा करती है। ये दोनों बातें जो यूएन की रिपोर्ट में है और जो भारत की इन्वेस्टिगेशन कह रही है वो अब पूरी तरह से मैच कर रही हैं।
यानी कि भारत जो है वो ये पूरा मटेरियल एफएटीएफ की अगली इवैल्यूएशन में केस स्टडी की तरह से रख सकता है। तो पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकते हैं? पॉसिबल जो परिदृश्य होंगे वो क्या होंगे? सॉफ्ट सिनेरियो ये बनता है कि एफएटीएफ पाकिस्तान से कहे कि वो जैश ए मोहम्मद और उससे जो एसोसिएटेड एंटिटीज हैं उनकी जो डिटेल रिपोर्टिंग दे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग बढ़ाए और क्रॉस बॉर्डर केसेस पर भारत के साथ लीगल कोऑपरेशन दिखाए। बिना ग्रे लिस्ट पर आए ही प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक। दूसरा सिनेरियो जो कि जरा कड़ा सिनेरियो है, हार्डर सिनेरियो है, वो क्या है? वो ये कि अगर फ्यूचर में जैश ए मोहम्मद लिंक्ड कोई इंसिडेंट सामने आता है और उसके पीछे क्लियर फाइनेंशियल ट्रेल पाकिस्तान के बैंकों, चैरिटीज या वर्चुअल असेट्स से जुड़ता है, तो ग्रे लिस्ट पर वापस जाने का आईएमएफ का वर्ल्ड बैंक लेंडिंग पर टफ कंडीशनैलिटीज की चर्चा एक बार फिर उठ सकती है। यानी कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी जाया जा सकता है, लाया जा सकता है पाकिस्तान को। आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग है वो रोकी जा सकती है या कि उनके ऊपर टफ कंडीशंस लगाई जा सकती हैं। यानी रेड फोर्ट ब्लास्ट जो है वो अब सिर्फ सिक्योरिटी की घटना नहीं रह गई है, अब ये पाकिस्तान के सॉवरेन रिस्क और जो बोरोइंग कॉस्ट है उस पर भी असर डालने वाली बात बन सकती है आने वाली तमाम मीटिंग्स में जो ये बायलैटरल या इंटरनेशनल फोरम में होंगी। एक छोटा सा ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी इसमें एक टुकड़ा लगता है, परत लगती है। वो परत क्या है? पश्चिमी देशों के लिए जैसे मोहम्मद पहले से ही एक यूएन लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक? अमेरिका, यूके इस जैसे जो देश हैं उन्होंने इसको इसी डिजिग्नेशन में यानी आतंकवादी मान रखा है। उनके लिए ये रिपोर्ट नई लिस्टिंग नहीं है, लेकिन ये नया एविडेंस जरूर देती है। ये नया एविडेंस कहता है कि पाकिस्तान बेस्ड जो ग्रुप्स हैं वो आज भी इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। ठीक। चाइना जैसे देशों के लिए ये डायलेमा और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। एक तरफ वो पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताते हैं और सीपीसी जैसे प्रोजेक्ट जो है वो उसके जरिए वहां पे भारी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन का जो 1267 फ्रेमवर्क है वो ऑफिशियली इन डॉक्यूमेंट्स को उसी सिस्टम का हिस्सा दिखाता है जिसको बीजिंग ने खुद अप्रूव किया है। तो बीजिंग बाकायदा यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है और 1267 जैसी जो कमिटीज हैं उनमें बीजिंग ने वोट किया है, चाइना ने वोट किया हुआ है। गल्फ और ओआईसी देशों के लिए भी ये बैलेंसिंग एक्ट है। वो फॉर्मली टेररिज्म को कंडेम करते हैं। साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान दोनों से रिलेशन मैनेज करना चाहते हैं। ऐसे में यूएन की इस रिपोर्ट के बाद में डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट तो आएंगे, लेकिन असली टेस्ट ये होगा कि क्या कोई राजधानी, क्या कोई देश ओपनली पाकिस्तान के डिफंक्ट नैरेटिव पर सवाल उठाएगा या नहीं। ये है वो बड़ा सवाल मित्रों जिसको मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो बात के आखिर में मैं आपको ये कहूं कि जो पूरी की पूरी कहानी है वो एक तरफ इस्लामाबाद का ये दावा कि जैश ए मोहम्मद जो है वो डिफंक्ट है, डिसमेंटल्ड है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मॉनिटरिंग रिपोर्ट है वो कह रही है कि जैश ए मोहम्मद अटैक्स की जिम्मेदारी क्लेम कर रहा है। रेड फोर्ट ब्लास्ट से उसका संपर्क है, उसका लिंक है। ये भी कि जैसे मोहम्मद नया विमेन विंग चला रहा है, बनाया है और चला रहा है, चंदा ले रहा है, कुर्सी चला रहा है। इंडिया के लिए ये सिर्फ मोरल विक्ट्री नहीं है बल्कि एक कॉन्क्रीट डिप्लोमेटिक टूल है। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन, सुइसाइड बॉम्बर की पहचान, व्हाइट कॉलर जैसे मोहम्मद मॉड्यूल की गिरफ्तारी और अमेरिका का ये यूएन का डॉक्यूमेंट, यूनाइटेड नेशन का डॉक्यूमेंट, ये सब मिलकर पाकिस्तान के नैरेटिव को ग्लोबल फोरम में चैलेंज करते हैं। असली सवाल अब ये है, असली सवाल ये है कि क्या ये यूएन एक्नॉलेज्ड ग्राउंड रियलिटी बदलेगा? अगर यूएन इसको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है अपनी कि ये चीजें मौजूद है जैसे मोहम्मद की, तो क्या इससे कोई जमीनी सच्चाई बदलेगी? क्या एफएटीएफ, बिग पावर्स, रीजनल प्लेयर्स इस रिपोर्ट को लीवरेज बनाकर पाकिस्तान को सच में अंडर प्रेशर लाएंगे? ये भी कि क्या ह्यूमन डॉक्यूमेंट्स की तरह ये भी जो है वो कोई फाइल बनकर किसी आर्काइव में दब जाएगी? आप बताएं मित्रों कि आपके हिसाब से जैश ए मोहम्मद और रेड फोर्ट ब्लास्ट पर ये जो यूएन की रिपोर्ट आई है, भारत के लिए ये सिर्फ नैरेटिव की जीत है या फिर रियल पॉलिसी चेंज का मौका है कि हम अपनी रियल पॉलिसी चेंज करें? कमेंट्स में अपना व्यू जरूर दीजिएगा और हम आने वाले प्रोग्राम्स में इस पर और सवाल उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपके कमेंट्स की तरफ चलता हूं मित्रों और फिर देखते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। चंदन हमेशा की तरह हमारे साथ हैं और सागर भाई भी हमारे साथ हैं। नमस्कार सागर भाई। और ऋषभ भाई प्रणाम। एंड देन दादा पीयूष गोयल ने हिंट दिया है कि इंडिया की टेक्सटाइल्स पर जीरो टैरिफ हो सकता है अमेरिका की तरफ से।
दोस्त, वो एक पुराना दोहा था ना, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कहाँ तक उड़ोगे बेटा अमेरिका? कहाँ तक उड़ोगे? कितना उड़ोगे? कहाँ जाओगे? आने के लिए सिर्फ भारत ही है और कुछ नहीं। राम राम भड़ोड़ भाई, श्रेयांश भाई राम राम, प्रणाम। और ओके, चंदन कह रहे हैं हमारे, सर ट्रंप ने यूएस का लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट करियर जेरल्ड आर फोर्ड ईरान की तरफ भेज दिया है। अब 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं बैठी हुई। बिल्कुल, तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे परसों से क्या कह रहा था? मैं आपको कह रहा था ना कि एक एयरक्राफ्ट करियर ज़रूर आएगा। उसका रीज़न है क्योंकि जब रेड सी में ये हूथीज़ को रोकने के लिए गए थे, तब भी इनके पास 2 ही एयरक्राफ्ट करियर थे। तो उससे कम तो ये जा ही नहीं सकते थे। मगर मैं आपको बताऊँ, अगर आप वो एरिया देखिए रेड सी का, जहाँ पर ये हूथीज़ मौजूद हैं, वो तो बड़ा टिन्नू सा इलाका है। उस टिन्नू से इलाके के लिए इनको 2 एयरक्राफ्ट करियर चाहिए थे। तो ज़रा मुझे बताओ, ईरान जैसे इलाके के लिए 2 एयरक्राफ्ट करियर भी क्या काफ़ी होंगे? आई एम नॉट वेरी श्योर, आई एम नॉट वेरी श्योर। एंड सेकंडली, जो चीज़ अब लगातार चर्चा में आ रही है, और अब जो अगला व्लॉग मैं आपको करूँगा तो उसपे आपको लेटेस्ट भी दूँगा। ये जो नए रडार्स चाइना ने दिए हैं ईरान को, और जो एयर डिफेंस का जो जुगाड़ किया है चाइना और रशिया ने मिलकर, ये एक्चुअली चाइना को हिला रहा है। लेकिन मैं सबके बीच में आपको ये बता दूँ, कहीं ये मत समझिएगा कि मैं आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि जंग नहीं होगी, कि ईरान पे हमला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ईरान पे हमला होने की पूरी तैयारी हो रही है, हमला होगा। ये अलग बात है कि वो अमेरिका की बेवकूफ़ी है, बट बेवकूफ़ी अगर कोई करने के लिए तैयार है, तो आप क्या कर सकते हैं? आखिर पागलपन का कोई इलाज तो नहीं? तो वो पागल साँड़ है, मारेगा ईरान को, चाहे उसको अपना नुकसान ही क्यों ना बर्दाश्त करना पड़े। और अमेरिका का नुकसान इसमें होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूँ, ज़ाहिर है। मगर जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो आ रही हैं, वो ये पूरा इशारा दे रही हैं कि इस लड़ाई में एक बार अगर अमेरिका कूदता है, तो क्षेत्र में ये लड़ाई फैलेगी। अकेले अमेरिका इसमें नहीं होगा, अमेरिका और इज़राइल ज़ाहिर है दोनों होंगे, लेकिन इस बार ईरान अमेरिका के एसेट्स को हिट करेगा। मिडल ईस्ट में जो उसके एसेट्स हैं, उनको हिट करेगा। उसके पास पूरी जानकारी है कि इनके एसेट्स कहाँ-कहाँ पर हैं। और अगर वो हैं, तो भाई अकेला जो नंबर है, वो इतना ओवरवेलमिंग है कि आई बिलीव, स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, मिलिटरीली अगर उस चीज़ को देखा जाए, तो ये संभव है कि अमेरिका के चीज़ों को नुकसान हो, उसके एसेट्स को नुकसान हो। लेट्स सी क्या होता है। बट याद रहे, मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, अटैक होना तय है। डीप स्टेट मूव कर रहा है, ट्रंप हाँ करे या ना करे, कहानियाँ बनाए, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाए, अपनी जान बचाने की भी कोशिश करे। जो डीप स्टेट है, वो फैसला कर चुका है कि ईरान पे हमला होना है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, चंदन कुछ और भी कह रहे हैं। सर, पाकिस्तान ने जो अपनी मिलिट्री बजट इंक्रीज़ किया है 20% भाई साहब, 20%, उसमें तो कुछ जनरल्स खाएँगे और कुछ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएँगे। दोनों से ही पैसे आएँगे। सागर भाई क्या कह रहे हैं हमारे? यूरोप यूक्रेन को 90 बिलियन की फंडिंग कर रहा है, बिल्कुल। यूरोप का भारत के साथ एफटीए करना, क्या भारत को रशियन ऑयल से पीछे करने का दांव तो नहीं? क्या यूरोप आज भी अपना पुराना वही एंटी रशियन खेल खेल रहा है? बिल्कुल खेल रहा है। मगर उससे हमें क्या? देखिए, वो अगर एफटीए कर रहे हैं भारत के साथ, तो अपने लिए कर रहे हैं। हमें मार्केट का एक्सेस मिल रहा है, ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उसके बिना उनको हमारे मार्केट का एक्सेस नहीं मिलता है। लेकिन सागर भाई, इसके मायने अगर कोई ये निकालने की कोशिश कर रहा है कि भारत रूस से दूर हो जाएगा, तो वो सपनों की दुनिया में जी रहा है। वो ख़याली पुलाव पका रहा है, और ख़याली पुलाव पकाने का हक सबको है लोकतंत्र में। कोई भी पका सकता है, जितने मर्ज़ी पकाओ, आँखें मूंदो, सपने देखो, जो मर्ज़ी देखो। मगर ये भारत के लिए तार्किक रूप से, लॉजिकली, रैशनली, किसी भी तरह से असंभव है कि हम रूस से अपना कनेक्शन काट लें, स्पेशली तेल का, एनर्जी का और इवन डिफेंस का। मुझे बताएँ कि हम वो कैसे कर सकते हैं? क्या हमको रशिया के रेट पर कोई तेल दे रहा है? तो अगर मेरे 4 पैसे बच रहे हैं, तो कोई मुझसे ये क्यों उम्मीद करे कि मैं उसकी मंशा को पूरा करने के लिए, उसके दिल को खुश करने के लिए रूस से तेल लेना बंद कर दूँ और उससे 4 गुना महँगा तेल लूँ, या यू नो कुछ भी महँगा तेल लूँ, तो मैं अपने अपने नागरिक को ज़बरदस्ती टैक्स के फेर में क्यों लाऊँ? अपने यहाँ पे इन्फ्लेशन क्यों बढ़ाऊँ? अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क क्यों करूँ? सिर्फ़ इसलिए कि आप कह रहे हैं? ये तो कोई बात ना हुई ना। हर एक मुल्क को आखिर अपने नागरिकों का, अपनी सुरक्षा व्यवस्था को देखने का, मेंटेन करने का पूरा हक है। अ, सर, अब तो ये लग रहा है कि कुछ दिनों में ईरान पे हमला होने ही जा रहा है। बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल। मैंने आपको कहा है 2 हफ्ते के अंदर-अंदर। मिडल ईस्ट, ईरान ने मिसाइल मार दिए। हुँ, हाँ, नुकसान तो होगा ही।
उल्टा मिडल ईस्ट वाले प्रेशर बनाएँगे ट्रंप पे। ट्रंप पे प्रेशर बनाएँ या ना बनाएँ, पर सवाल ये है कि क्या वो इस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। दूसरी बात, वो खुद ये कह रहे हैं कि हमारा एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये कि इनको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं, वो नज़दीक लाने पड़ेंगे ईरान के। फिलहाल वे भागे हुए हैं। फिलहाल तो इन्होंने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सब 1000 माइल से पीछे कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो उनकी मिसाइल्स हैं, वो यहाँ तक तो उनकी ड्रोन ही मार कर सकते हैं, मिसाइल की तो बात ही छोड़ो। ईरान के, तो वो उन्होंने अपनी सेफ दूरी बना रखी है ऑलरेडी। वो भी पंगे नहीं पड़ रहे हैं कि ज़्यादा नज़दीक जाओगे पता लगा मार ही दे भाई। दादा, कमर बाजवा को क्या हुआ? सुना है कि किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की है। पाकिस्तान में रहता है क्या अभी? हाँ, है, पाकिस्तान में है। अ, और आपने देखा कि वो आजकल कोई बात नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। माना जा रहा था कि उसको साइडलाइन इस तरह से किया गया है कि अगर वो बाहर आता है और लीगल केसेस में आता है, उसका नाम आता है, वो बोलता है, तो राज खुलेंगे। राज खुलेंगे तो किसके खुलेंगे? उसी एस्टेब्लिशमेंट के खुलेंगे जो पाकिस्तान को रूल करती है। तो इसलिए उसको चुप करके साइड कर दिया गया कि भाई साहब आप अपने घर में बैठो आराम से। मगर अब चूंकि ये कोई डील होने जा रही है इमरान से डील की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इमरान की एक जो आई का प्रॉब्लम आ गया है, राइट आई उसकी जो है वो विजन खो रही है ना? तो जाहिर है कि इंटरनेशनल प्रेशर भी आएगा इसके ऊपर, सरकार के ऊपर। तो अब ये कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रहे हैं इमरान के साथ में सौदेबाजी का। अगर किसी सौदेबाजी के चलते इमरान खान बाहर आता है, तो आप ये मानकर चलिए इनकी नानी मर जाएगी। क्यों? वो भाई और कुछ कर सकता है, चुप नहीं रह सकता। वो बोलेगा जरूर, और बोलेगा तो जाहिर है बाजवा ने तो उसकी ऐसी तैसी की है, तो वो फिर बात खुलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये कोई चाहता नहीं है, ये कोई चाहता नहीं है। तो आप बात को समझिए कि ये इसलिए बहुत पॉसिबल है, क्योंकि बाथरूम में गिर के कोई कोमा में नहीं चला जाता यार। अनलेस कि गिरने का कारण कोई और रहा हो, कोमा में किसी और वजह से जा रहा हो, गिरने की वजह से कोमा में नहीं जा सकता। आप ये तो मानिए ना। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस तरह से इस खबर को अंडर प्ले किया जा रहा है पाकिस्तान में, और आईएसपीआर बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है अपने फॉर्मर जनरल के बारे में। ये बड़ा अनयूजुअल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में, कुछ लोग कह रहे हो हमारे धुरंधरों ने मार दिया, हमारे धुरंधरों ने। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं हुआ। जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वो अननोन गनमैन ने ठोक दिया बाजवा को, ये बिना बात में ताल ठोकना, छाती पीटना, ये अपने को आता नहीं। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, अगर बाजवा को कोई मार सकता है, तो खुद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वही है जो अपने ही जनरल को मारेगी। उसके अलावा उसके जनरल को और कोई नहीं मारने वाला। ये आप भूल जाएँ, बाकी की जो कहानियाँ आपको लोग सुनाते हैं यूट्यूबर, वो सुनाते रहें। वो अपने व्यूज़ के चक्कर में सुनाएँ, अलग बात है। मैं आपको जो सच्चाई बताऊँगा वो ये कि अगर बाजवा मरता है, अगर बाजवा, और ये बड़ा सस्पिशियस है जिस तरह से जो कुछ हो रहा है बाजवा के लिए, तो ये आप मानिए कि जो कुछ होगा, वो उनकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट का किया हुआ होगा। कोई धुरंधर नहीं पहुँच रहे बाजवा को मारने, कोई अननोन गनमैन नहीं पहुँच रहे। ये फजूल की बातें हैं। हाँ, दिल खुश करने के लिए, ऐवें चौड़ा होने के लिए, रूमरबाजी करने के लिए, भाई बाज़ार खुला हुआ है, आप जो मर्ज़ी करिए, मैं मना नहीं कर सकता। बट एवरीथिंग एल्स इज़ नॉनसेंस। कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई हाफिज़ सईद को 3 बार मार चुके हैं, तो कोई दाऊद इब्राहिम को 5 बार मार चुका है, कोई 20 मिनट में कन्फर्मेशन भेज रहा था, आज तक नहीं आया है। ये सब कहानियाँ पहले से चल रही हैं, ऐसी चलती रहेंगी। भई जिनको जो करना है, कोई कोई चाइना को डुबो देता है, चाइना डूब गया, चाइना की इकोनॉमी डूब गई, वो डेढ़ 2 साल से सुन रहा हूँ यार, आज तक तो डूबी नहीं। तो ये कहानियाँ चल रही हैं। चलिए, मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। बट ये ऋषभ भाई, अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया। मैंने इस पे बात नहीं की थी, क्योंकि मुझे रूमर मॉन्गरिंग पे मेरा यकीन नहीं है। तो मैं कहा आपने पूछा तो आपको जवाब दे दूँ कि ये ऐसा है। उसको और कोई नहीं मारने वाला, वो पाकिस्तान की फौजी आईएसआई ही उसके मारने का जुगाड़ करेगी, अगर करना है तो। अगर उनको लग रहा होगा कि आदमी फजूल है और ये हमारे काम को खराब कर सकता है, हमारे प्लान को खराब कर सकता है, तो वो निकाल देंगे उसको। वेस्टर्न और कुछ भारतीय मीडिया अपनी खाम-ख़याली में कह रहे हैं कि भारत रूस और चीन से दूरी बना ये आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया खाम-ख़याली में, ये बिल्कुल खाम-ख़याली ही है सागर भाई। ये उसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई नहीं दूरी बना रहा है, ना भारत चीन से दूरी बना रहा है। हमारे और चीन के रिश्ते, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, दिन पर दिन बेहतर हो रहे हैं, आने वाले दिनों में और बेहतर होंगे। ये जैसे-जैसे ट्रस्ट आएगा, क्योंकि चाइना और भारत, हमारे रिश्ते ऐसे रहे हैं, हमारा पास्ट ऐसा रहा है कि हम जल्दी से भरोसा नहीं करते एक-दूसरे पर, और करना चाहिए भी नहीं। तो
हौले-हौले, धीरे-धीरे, पोली-पोली चल रहे हैं और करते रहेंगे। मगर जहाँ हमें ज़रूरत होती है एक-दूसरे के कोऑपरेशन की, वहाँ पूरा कोऑपरेशन है। चाहे नेपाल का मामला हो, बांग्लादेश का हो, बाकायदा पूरी कोऑपरेशन होती है। वहाँ वो सब कुछ ठीक है। हुँ। सर आपने वो खबर सुना है इमरान खान की? मैंने बताया ना, उसकी वो जो राइट आई है वो गई। पाकिस्तान तो तबाह होने से एक ही जा रही है, दूसरी नहीं चंदन। सुमन आगे कह रहे हैं प्रणाम सुमन भाई। और ऋषभ भाई कह रहे हैं आगे हमारे कि दादा कुछ तो झोल है रशिया से ऑयल लेने में। पीयूष गोयल से कहीं कई बार पूछा अर्नब ने, तो पीयूष गोयल ने कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि एमईए पर डाल दिया। एमईए के स्पोक्सपर्सन ने पूछा, तो एक बात बताओ, हम क्यों बोले? ये भी तो देखो, मैं और आप कई पाकिस्तान के डीजीआईएस आईएसपीआर को चाहे जितनी गालियाँ दें, आप ये मत समझिए मैं आपके सवाल को इग्नोर कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ आईएसपीआर की भाषा में। डीजीआईएसपीआर ने, वो था ना गफूरा, गफूरे ने एक बार बहुत बढ़िया बात कही थी और मैं कभी नहीं भूला उसको। गफूरे ने कहा था, साइलेंस इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। समझो जरा यहाँ पे, अगर मोदी जी साल भर से चुप हैं ट्रंप के टैरिफ को लेकर, वो भी एक भाषा थी ना। आज दुनिया क्या कह रही है? आज दुनिया कह रही है कि देखो, मोदी जी ने बोला कुछ नहीं और करवाया वही जो कॉमन था, और आज भी वही कर रहे हैं जो कॉमन है। बोल कुछ नहीं रहे, बोलने की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? साइलेंस इज ऑल्सो अ लैंग्वेज। ओके। दादा बाजवा तो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, तो बाथरूम में गिर गया। हाँ, नहीं, नहीं, वो आईसीयू में बताया जा रहा है कि आईसीयू में इसलिए गया क्योंकि बाथरूम में गिरा, जो कि तुक नहीं बनता कोई। उसकी रियलिटी जो है, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि डीजी आईएसपीआर या पाकिस्तान की फौज इस बारे में कोई बात नहीं कर रही है, जो कि बहुत अजीब है मेरे लिए, और इसीलिए मुझे शक होता है कि साला इंडिया किया जा रहा है कुछ। अरे नहीं दादा, बाथरूम में गिरना इज वेरी डेंजरस एंड ही प्रोबेबली हिट हिज हेड ऑन समथिंग। आई काइंड ऑफ नो वन टू पीपल हु डाइड बाय फॉलिंग इन द बाथरूम। सुमन, ये अगर आप मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे तो आप बहुत लोगों को पाएंगे कि जो बाथरूम में गिरते हैं, ये बड़ा कॉमन है, स्पेशली वो लोग जिनको हार्ट का इशू हो, तो वो एक और तरीका हो सकता है गिरने का कि किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो वो कहीं भी गिर पड़ेगा और बड़ी जोर से गिरेगा और चोट भी लगेगी। लेकिन अब वो तुरंत कोमा में जाएगा ना, जाए गिरेगा, बेहोश होगा, कोमा में होगा। तो ये तो मतलब ये 2 दिन बाद खबर आना, ये कोमा में चला गया, आई डोंट नो, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन अ, आपकी बात में दम है सुमन, और ये बात सही है कि पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता है, ये नहीं कह सकता हूँ मैं। बात आपकी बिल्कुल जायज़ है। तारिक रहमान बांग्लादेश में जीत गया, क्या भारत के लिए सही बंदा है? क्या मिलकर चलेगा? अब हमारे साथ में तारिक रहमान, आज मोदी ने भी बधाई दे दी है एक्स पर, क्या पाकिस्तान के साथ पींगे बढ़ेंगे? एक बात बताओ, मैं आपसे दिल की बात बताऊँ, कोई आदमी टू थर्ड मेजॉरिटी लेकर आ गया है। मैं अगेन, मैं नहीं जानता तारिक रहमान के दिल में क्या है, मैं नहीं जानता वो उसकी पॉलिटिक्स क्या है, ठीक? बंदा नया है, कोई कुछ नहीं जानता। मगर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, अगर एक बंदे को टू थर्ड मेजॉरिटी मिल रही है, तो उसको कोई ज़िम्मेदारी है ना? पब्लिक के लिए। उसकी ज़िम्मेदारी ये भी है कि वो कंट्री की इकोनॉमी को ठीक करे, ठीक? बांग्लादेश की इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है, इंडिया से कोऑपरेशन नहीं है। ये आप मानकर चलो कि बांग्लादेश इकोनॉमिकली तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक इंडिया कोऑपरेट ना करे, ठीक? जो तारिक रहमान है, तारिक रहमान ने ये बात बार-बार कही है कि हम इंडिया से रिश्ते नॉर्मलाइज़ करेंगे, और ये भी उन्होंने अपनी जो दूरी बनाने की कोशिश की है जमात से, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया भी था, जमात से उन्होंने दूरी भी बनाई है अपनी, इलेक्शन से पहले। उससे ये भी पता लगता है कि अमेरिका और वेस्ट को वो सिग्नल दे रहे हैं कि भई हम इस्लामीकरण नहीं कर रहे हैं बांग्लादेश का। हुँ? तो और ये भी मानिए कि बंदा पढ़ा-लिखा है? तो उम्मीद करनी चाहिए कि चीज़ें बेहतर होंगी। और इकोनॉमी इज़ द प्राइम क्राइटेरिया राइट नाउ। अगर कोई आदमी ज़रा भी ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में इकोनॉमी ठीक पे काम किया जाए, तो आप ये मानकर चलिए कि लॉन्ग रन में वो अपनी पॉलिटिक्स को चमका नहीं पाएगा। थोड़े ही दिनों में इन्फ्लेशन फिर बढ़ेगा, चीज़ें फिर खराब होंगी, और वो अगेन भैया जेब कटती है तो पब्लिक सड़क पे आती है। ये बात आप मान के चलो। और कुछ हो ना हो, जो जो बेसिक रूट्स हैं बांग्लादेश की, वो अल्टीमेटली कोई रीज़न है ना कि 70 सीटें आप आ रही हैं। अगर 60-70 सीटें आती हैं जमात की और इनको टू थर्ड मेजॉरिटी मिलती है,
तो आप ज़रा सोचिए, इसका मतलब जो मेजॉरिटी है वो कुछ और चाहती है। तो जिस वोट बैंक को लेकर वो आ रहा है, उसको उसे जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, अगर उसे पावर में रहना है। तो लेट्स सी क्या होता है। आई बिलीव इट शुड वर्क। आई डोंट थिंक कि, और बीएनपी से जो मुलाकातें हुई थी भारतीय डिप्लोमैट्स की पहले से, और अभी जो जयशंकर जी मिलकर आए थे, इसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बेहतर हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, इसमें स्पॉइल स्पोर्ट जो खेल सकता है वो सिर्फ एक ही एंटिटी है, और मैं उस वो लीवे लेकर चल रहा हूँ। मैं ये बिल्कुल साफ मानकर चल रहा हूँ कि वहाँ लीवे लेना चाहिए, और वो है सीआईए। जो पंगा कर सकता है यहाँ पे, जो प्रेशर डाल सकता है, जो पॉलिसी में चेंज करवा सकता है, जो कुछ गड़बड़ कर सकता है, वो सीआईए है। डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, वो। वायु शक्ति का एक्सरसाइज हो रही है पोखरण में, सिंदूर फॉर्मेशन को दिखाया जाएगा। वाह, क्या बात है। राम राम प्रोडाइटर भाई। एंड सर, रशिया अब क्यूबा को एनर्जी बेच रहा है। रशिया और क्यूबा दोनों प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है ना, बढ़िया है। अल्टीमेटली क्यूबा को भी तो जीने का हक है यार, वहाँ की पब्लिक को भी तो जीने का हक है। अमेरिका ने तो वहाँ सैंक्शन लगा रखे हैं। यू कैन चेक द डेटा योरसेल्फ फ्रॉम वेयर हु इज बाइंग ऑयल फ्रॉम वेयर। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, अभी तो आप देखिएगा, ये जो इंटरनेशनल वाटर्स में जो ऑयल ट्रांसफर होता है, इसकी कहानियां आप जब देखेंगे सुनेंगे, जो भी सैटेलाइट पिक्चर्स आपको आगे पीछे नजर आएंगी, जरा देखिएगा कितना बढ़िया खेल खेल चलता है। और बाय द वे, मैं आपको बताऊं, जो अमेरिका भी कूद रहा है ना, ये भी नैरेटिव के लिए ही कूद रहा है। उसको अपने मागा क्राउड को कुछ दिखाना है कि भाई देखो, हम कड़ाई कर रहे हैं, हम भारत को अपने साथ अपने अपने रास्ते पे ले आए हैं। ये सब कहानियां हैं, नैरेटिव बेचे जाएंगे, मीडिया वॉर चलेगी, लेकिन होना वही है जो मुल्क चाहते हैं। और अमेरिका का भी भारत के बिना गुजारा नहीं है, ये बात आप मान लीजिए। दादा अख्तर मेंगल ने लाहौर में खड़े होकर नारा दिया है, इधर हम उधर तुम, यानी कि अ, 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 मित्रों, मुझे मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मुझे एक एक लम्हा, जब सब एक लम्हा। मित्रों सॉरी, मित्रों सॉरी, सॉरी। तो लीजिए, मैं आपको बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, मैं आपको कह रहा था कि दादा अख्तर मेंगल ने लाहौर में खड़े होकर नारा दिया है कि इधर हम उधर तुम, यानी कि बलूचिस्तान को अब पाकिस्तान का साथ नहीं रहना है। हामिद मीर ने बनाया है ये, उस पर जरूर बात करें, मैं जरूर करूंगा। लेकिन अख्तर मेंगल बेचारे बहुत परेशान हैं। देखिए, वो पहले इमरान खान के साथ में पार्टी में रहे, उनको इस वादे पे लाया गया था जब इमरान खान पावर में थे कि वो बलूचिस्तान के लिए कुछ करेंगे। इमरान खान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि इमरान खान, उनका शासन सब आप जानते हैं कैसे, क्या था क्या नहीं। फिर आप ये देखिएगा कि पीडीएम बनी उसके बाद में, पीडीएम में भी वो गवर्नमेंट में आए, उनसे भी यही शहबाज शरीफ ने वादे किए थे, कुछ नहीं पूरा किया उन्होंने, बलोचों के लिए कुछ नहीं किया। नतीजा क्या निकलता है? इस सबसे मित्रों बात ये बनती है कि बलोचों को ये डिसएंचेंटमेंट हो चुका है कि अब कुछ नहीं होने वाला। दूसरे, इस समय पर बलोच, जिसके बारे में पाकिस्तानी बात नहीं करते हैं, उनके अपने यहाँ पे मिनरल्स की खुदाई चल रही है, सब कुछ हो रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा उनके पास आ रहा है। ये वो बात है जिसको पाकिस्तानी कभी बोलते नहीं। पाकिस्तानी कभी ये नहीं बोलते, वो भारत का नाम लगाते हैं, फितना, फितना अल हिंदुस्तान, फितना अल अफगानिस्तान, ये सब बकवासबाजियाँ चलती रहती हैं। इससे कुछ नहीं होता है। सच ये है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। बलूच लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। आप जरा सोचिए, जो जो माल वहां से निकाल कर पाकिस्तान की सरकार खुद खा सकती है, बलोच उसको निकलवा कर क्यों कुछ नहीं खा सकते, मुझे बताएं। एक बात। दूसरी बात, जरा मुझे बताइए, अगर अफगानिस्तान से कोई आके पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में कुछ कर रहा है, तो मुझे बताएं कि बॉर्डर में बैठी हुई पाकिस्तान की फौज क्या कर रही है कि नहीं? ये एक्यूजेशन हमारे ऊपर कभी लगाया करते थे ना, कि कश्मीर में पाकिस्तान की, भारत की फौज क्या कर रही है अगर आतंकवादी जा रहे हैं तो, यू नो और इंटेलिजेंस फेलियर है, ये है वो है, बातें बोलती है ना। आप जरा सोचिए, अब वो सब लोग कहाँ हैं? अपने जब बात आ रही है, तो वो सेम नैरेटिव क्यों नहीं लगा रहे हैं कि अल्टीमेटली वहां पे बैठी हुई बॉर्डर पे फोर्स क्या कर रही है इनकी? सवाल है ना एक। सुमन जी, लास्ट वर्ड भाई नहीं आ रहे हैं क्या वैलेंटाइन डे की? ओके। दादा हाँ,
एस्केप बीइंग सिटिंग एंड टेकिंग शिट यूज़ कर प्रेशर डॉक्टर मना करते हैं, स्पेशली ओल्ड एज लोग जी, बिल्कुल, बिल्कुल सुमन, एग्ज़ैक्टली। चंदन रॉय, हाँ भाई, तुम क्या चाहते हो? लॉस मोड भाई। गुड वन। विपिन भाई हमारे। बाजवा वांटेड हिलाल पाकिस्तान अवार्ड, ही टुक द ताकत की गोली। अरे बाप रे सुमन, गजब का नैरेटिव है तुम्हारा भी। उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है असेंबली से, अख्तर मेंगल ने। अख्तर मेंगल बेचारे, उन्होंने कई बार किया है ये तमाशा। द मैन इज सैड, द मैन इज टायर्ड, द मैन इज ब्रोकन। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जो जो आदमी ईमानदारी से अपने लोगों के साथ में खड़ा होता है, वो अपने लोगों के बीच में रह सकता है। अख्तर मेंगल रहते हैं अपने लोगों के बीच में। ये जो जनरली इससे पहले क्या होता रहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट सरकारें लेकर आती थी, उसमें जो मिनिस्टर बनते थे, वो पलटकर बलूचिस्तान नहीं आते थे। उनके घर इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाते थे और फिर वो वहीं रहते थे। तो यानी ये कि जो पैसा बलूचिस्तान के लिए आता था, वो खा पी जाते थे सारे, और जो बेचारे गरीब यहाँ पे रहते थे बलूचिस्तान में, वो बलोच वहीं का वहीं रह जाता था। बलूचिस्तान वहीं का वहीं रह जाता था। ये अपने-अपने घर भर के आगे निकल जाते थे। अख्तर मेंगल उनमें से है नहीं। है ना? और फिर आप ये देखिए कि ये वो शख्स हैं, वो नेता हैं पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के, जिन्होंने लगातार जो जो इनका जो मूवमेंट चला है पिछले दिनों में, जो ख़वातीन ने लीड किया था, है ना? तो आप ये देखिए उसको भी इन्होंने लगातार सपोर्ट किया था। तो ही वाज़ इन पब्लिक व्यू, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच में अपनी बात कह रहे थे। तो आपको समझना होगा कि इनका स्टेटस जो है बलूचिस्तान में, चाहे वो आप ये कहिए कि उनको कोई चीफ मिनिस्टर बनाए ना बनाए, पर वो कम से कम प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये बात तय है। चलिए, सो मित्रों, आपके सवाल पूरे हुए। हमने भी इसको अपनी बात को लंबे-चौड़ा खींच लिया। तो अपने कमेंट्स आगे दीजिएगा ज़रूर, और हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं अगले व्लॉग में नहीं, नूपुर बुरहान कुछ कह रही हैं। सर, जैसे फेयर इलेक्शन बांग्लादेश में हुए हैं, वैसे फेयर इलेक्शन हमारे बंगाल इंशाल्लाह होंगे। भाई ममता बनर्जी तो ये सुनना चाहेंगी, इंशाल्लाह। तो जी, बिल्कुल ये उम्मीद की जाए कि ऐसा होगा। मित्रों, एक चीज़ मैं चाह रहा था, आपस में हम ज़रा देखेंगे कि 15 तारीख का जो मैच होगा, मैं चाहूँगा कि हम उसको एक साथ देखें, जहाँ भी कहीं हो, मगर मैं यहाँ लाइव रहूँगा और हम पाकिस्तान पर जब मैच चल रहा होगा, साइड बाय साइड गपशप भी मारेंगे। मेरा उम्मीद मैं सोचता हूँ कि मज़ा आएगा, ज़रा पाकिस्तान वाले मैच को साथ देखने का। दादा, आई थिंक अर्लियर देयर वाज़ अ कंट्राडिक्शन इन बलूचिस्तान, फुल इंडिपेंडेंस या फाटा रीजन टाइप सिस्टम। अ, यार मुझे तो नहीं लगता। मैं आपको बताऊँ, ये कन्फ्यूजन ज़रूर था पहले कि क्या हमको सेंटर से कोई रियायतें मिल सकती हैं। ये कोशिश बलूचिस्तान में बहुत बार हुई है। बहुत से लोगों ने कोशिश की है। इनफैक्ट जो जो ये टूटा है, जो ये सिलसिला टूटा है, पाकिस्तान के साथ जो भरोसा टूटा है, वो अकबर साहब के जाने के बाद टूटा है। तो उनके जाने के बाद जो मुशर्रफ ने जो किया कांड, उसके बाद में बलोचों का भरोसा टूट गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद से चीज़ें फिर दिन पर दिन खराब ही हुई हैं, बेहतर कभी नहीं हुई। अ, सर आज रात जुनैद भाई के साथ, बिल्कुल, बिल्कुल चंदन भाई, आज रात जुनैद भाई आएँगे, बिल्कुल। नाउ आई थिंक दे आर वेरी क्लियर अबाउट फुल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल। अब उनके मन में कोई संदेह नहीं है, उनको बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या चाहिए, और वो लेंगे। ये भी आप मानिए कि वो लेंगे। मुझे ये भी नहीं मालूम कि जो ईरान में, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, ईरान में जो कुछ हो रहा है, बहुत पॉसिबल है उसको बलूचिस्तान से कोई लेना-देना हो, और अचानक जो अमेरिकी गन्स वहाँ आई हैं, वो बिना बात नहीं आई हैं। कुछ कुछ तो है जो चल रहा है, यू नो। दादा दादा, मैं मंदिर में होऊँगा, वोंट बी वॉचिंग द मैच। ओके, ओके सुमन भाई, ओके, कोई बात नहीं, देखेंगे। हाँ, एंड चंदन, हाँ सर, 15 तारीख को प्रीमियम पास प्रीमियम पास वाला, बिल्कुल मज़ा आएगा। चंदन को करेंगे इसको ना, मुझे लगता है 15 को मज़ा आएगा। साढ़े 7 बजे जब भी मैच शुरू होगा, तो लाइव रखेंगे और साथ में गपशप मारेंगे, मैच मैच भी साथ-साथ देखेंगे। चलिए, और फिर क्या है सर, हर्ष कह रहे हैं, सर इन वेस्ट बंगाल बॉर्डर रीजन एंड रंगपुर रीजन जमात वन। वो होना ही था, ये होना ही था दोस्त। जमात का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, और देखो, इसमें ना भूलो कि नंबर 2 की पार्टी तो बनी गई ना। जो अपोजिशन में जो जो प्राइमरी जो पोजीशन अपोजिशन की है, उसमें तो जमात ही आएगी। और इसमें देखो, 2 बातों को आप याद रखिएगा, चाहे रूलिंग पार्टी कोई भी हो, जो स्ट्रीट पावर है, स्ट्रीट पावर हमेशा जमात के पास रही है, ये उनके पास है।
जो बदमाशी, गुंडागर्दी, आगजनी करने की जो ताकत है, ये हमेशा ही जमात के पास रही है। सर आजकल चीमा भी अपने बेटे के साथ में लाइव करता है टी20 वर्ल्ड कप मैच। मुझे मालूम नहीं कि हाँ, वो किस तरह का मैंने देखा भी नहीं, तुमने लिंक भेजा था मुझे, मैंने देखा नहीं है, पर मैं देखूँगा उसने किया क्या है उस दिन। एट द सेम टाइम ये जो 15 वाला मैच है, इसको ज़रूर अपन लाइव करेंगे, ये तय रहा। तो चलिए दोस्तों 15 का के मैच का वादा रहा आपसे और मेरा इरादा भी है कि हम इसको करेंगे, जो भी हो और फिर देखते हैं ऑल द बॉर्डर रीजन्स सीट जमात वन वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर अस बिल्कुल, बिल्कुल। भाई गुरु बात बड़ी सीधी-सी है।